और नमस्कार, सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है कद वर्सेस पद। दरअसल मध्य प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसी तरह सियासी तापमान भी सर्द और गर्म नजर आ रहा है। सियासत में बड़े बड़े बयानबीर शब्दवानों से अपने प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मामला 2 दिन पुराना है जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी सुरक्षा के प्रोटोकॉल को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के कद और पद पर चुटकी लेते हुए उन्हें उनके ही मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराने का वादा भी किया। आपको बता दें कि गोविंद सिंह का नाम चंबल के कद्दावर नेताओं में शुमार है। क्या यही वजह है जो अब गोविंद सिंह बीजेपी के निशाने पर है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच है। ऐसे में दोनों सियासी दलों की नजरें इस समय ग्वालियर चंबल पर टिकी हुई हैं। कहते हैं कि भोपाल की सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से होकर ही जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने चंबल के कद्दावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए उनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया। पद संभालते ही गोविंद सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के कद और पद पर कटाक्ष करते हुए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का दावा भी कर दिया। का पद और जिसकी संगत है वो दोनों ऐसी हैं कि उन्हें अब सवाल खड़े करने ही पड़ेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, पर उनकी मजबूरी है। अब नहीं करेंगे तो पद पे संकट आ जाएगा। कद बढ़ाना सही, पर पद तो बड़ा है उनका, और स्वाभाविक रूप से उनको पद से मोह भी होगा। इस उम्र की औलाद है। सुरक्षा जैसी वो तो बताएं, मुझे तो लिखा नहीं है, पर जैसी बताएंगे वैसी हमारी जिम्मेदारी है। बताएं वो कौन सी चाहिए, हम दे देंगे उन्हें। कौन व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति का नाम बता दें, हम उस व्यक्ति को कर देंगे। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के प्रोटोकॉल को लेकर मुखर नजर आए, लेकिन कद और पद को लेकर जब सवाल किया गया तो हंसी में टालते हुए दिखाई दिए। मैंने कभी कोई सुरक्षा की मांग नहीं की। मैंने पत्र में सरकार शिवराज सिंह जी और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पूरा चश्मा लगा के देख लें। मैंने नहीं कहा कि आप सुरक्षा मुझे दो। मैंने कहा कि नियम है, उसके नियम का प्रोटोकॉल के तहत आपको सुरक्षा देना चाहिए। नहीं, यदि आप नहीं दे सकते, मैंने डीजीपी से स्वयं कहा है, अगर नहीं दे सकते तो आप कृपया अवगत करें, मैं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। सरकार के भरोसे गोविंद सिंह की ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैंने नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं लिया है कि उनको मिली है, शिवराज सिंह जी को मिली है। क्यों मिली है? जब उनको नेता प्रतिपक्ष के प्रोटोकॉल बनाया उसको हटा दें। जो आपके नियम है उसमें नियमों में संशोधन करें, वापस ले लें। हम कोई उनसे जाके उनके दरवाजे में दस्तक लगाने नहीं जा रहे सुरक्षा के लिए। अब उनका क्या है वो तो हम कह नहीं सकते, हमारे पड़ोसी है, उनको सब कहने का अधिकार है। बहरहाल एमपी की सियासत में जिस तरह की ऊहापोह और गर्माहट दिखाई दे रही है, इसका सीधा कनेक्शन कहीं न कहीं आगामी चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस भले ही लंबे समय से प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी का दंश झेल रही हो, लेकिन इस बार कांग्रेस छवि को मिटाने में जुटी हुई है, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश में लगी है। अब ऐसे में सवाल ये, क्या ये कोशिश कांग्रेस के लिए सियासी टॉनिक साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो कद और पद को लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, जिस तरह की बयानबाजियां देखने को मिल रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे गीत धीर जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल गीत धीर जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सर, उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोटोकॉल होता है एक नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि जिस तरह से उनका ये कहना है कि कंडम वाहन वहां पर उपलब्ध करवाया गया, एक सैनिक भी ऐसा दिया गया जिसके पास कोई शस्त्र ही नहीं थे। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, एक बड़ा सवाल। और दूसरा, जो चुटकी लेते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके कद और पद पर जो सवाल खड़ा किया है, देखा जाए तो राजनीतिक मायनों में तो उनका कद और पद दोनों ही बड़े। देखिए, वो उन्होंने आपसी अपनेपन और एक व्यंग के रूप में वो बात कही है, जितना मैं समझ पाया हूँ। और इस बात को ना तो अन्यथा
गोविंद सिंह जी ने लिया है, ना ही अन्यथा कहा गया है माननीय नरोत्तम जी के द्वारा। ये आपसी उनका एक अपनापन भी है। और जहां तक के बात आती है सुरक्षा की, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की, देखिए वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तो प्रत्येक नागरिक की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित है। यहाँ पर कोई जंगल राज नहीं है जैसा इनका राजस्थान में होता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस लिहाज से जरूरत भी नहीं है, सुरक्षित राज्य। लेकिन फिर भी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो भी साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उनको फिर भी कहीं अगर त्रुटि लगती है तो उसको पत्र के माध्यम से जो है सूचित कर दिया जाए। उससे अवगत करवाने में उनको भी जो है आगे के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। अगर पत्र के माध्यम से कोई चीज आती है और ऑन द रिकॉर्ड भी वो एक चीज आ जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो वो उपलब्ध करवा दें। क्योंकि कांग्रेस का काम सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा करना है। यहाँ पर इनको जनता की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं है। जहाँ पर इनकी शासित सरकारें हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, लेकिन इन्हें यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने और सुर्खियां बटोरने के लिए एक मुद्दा चाहिए। तो वो मुद्दा तो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। इस मुद्दे की इनको चिंता करनी है तो वही करते रहे चिंता। जहाँ तक के सुरक्षा की बात आती तो जैसा वो चाहेंगे, अगर उनको लगता है कि प्रोटोकॉल के तहत कोई चीज उनको उपलब्ध नहीं करवाई हुई तो अवगत करवा दे, उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है गिद्दिर जी, मुद्दे तो कई हैं विपक्ष के पास घेरने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जब कहकर मांगना पड़ा तो क्या हुआ? प्रोटोकॉल क्या कहता है नेता प्रतिपक्ष को लेकर? क्या पहले से सुरक्षा मुहैया नहीं करवानी चाहिए थी? बिल्कुल करवानी चाहिए थी और करवाई गई है। कौन कह रहा है नहीं करवाई गई? लेकिन आप ही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां पर उपलब्ध करवाया गया उसके शस्त्र नहीं है। मुझे भी समझ से परे है ये चीज। अगर ऐसी कोई बात है तो लिखित में वो बोल दें। यही तो हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला कि होगा सुरक्षा, उनकी सुरक्षा जो है हमारी जिम्मेदारी है, जो हो पाएगा करेंगे। क्या परेशानी है इसमें? योगेश गुप्ता जी, गृह मंत्री को भी आपने सुना होगा, उनका ये कहना है सुरक्षा को लेकर जो गोविंद सिंह जी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप बता दीजिए किस तरह की सुरक्षा चाहिए और कौन सा जवान है जो जिसको तैनात करना है, किस तरह की सुरक्षा आपको चाहिए, इस तरह से आश्वस्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब नाराजगी की क्या वजह? देखिए राजेश जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में और मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो काफी ज्वलंत हैं। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो हाल ही में हफ्ते 10 दिन पहले जो गुना में पुलिस कर्मियों को मारा गया था हत्यारों के द्वारा, वो जिनके संबंध पाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये कार्य संपन्न हुआ। तो ग्वालियर चंबल संभाग वैसे ही आग के गोले पर बैठा हुआ है। चाहे वो जहरीली शराब का कांड हो या रेत माफिया हो, आए दिन वहाँ प्रशासनिक हमले पर, सुरक्षा कर्मियों पर हमले होते रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष का पद निर्वहन करते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह जी को पूरा 1 माह हो गया है। क्या ये सरकार की मजबूरी है या सरकार की अनदेखी है कि प्रोटोकॉल के तहत जो नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा दी जानी चाहिए वो क्यों नहीं दी जा रही? हाल ही में अभी 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने जिस प्रकार सुरक्षा हटाई और वहां पर एक हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मूसा की हत्या कर दी गई, 20 गोलियां उसके अंदर डाल दी गई। तो पूरे देश में इस प्रकार के हालात हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह जी 7 बार के वरिष्ठ विधायक हैं वहां ग्वालियर चंबल संभाग के। तो कई लोग उनके विरोधी भी हैं और कई लोगों के निशाने पे भी वो रहते हैं। तो उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि वो निडर नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बोला है कि अगर सरकार मेरी सुरक्षा नहीं कर सकती तो मैं स्वयं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। रही बात कद को लेकर जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी नरोत्तम मिश्रा जी ने की है, देखिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी सुबह से टीवी चैनलों पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ जुबानी खर्च करते हैं। बेहतर होता वो गृह मंत्रालय के प्रति अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। कितने घटनाक्रम गिराऊं में खरगोन का घटनाक्रम हुआ, पूरा मध्य प्रदेश, सिवनी, बालाघाट, नेमावार, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध घटनाएं घटित हुई। आदिवासियों पर अत्याचार, महिलाओं से बलात्कार, ये किस प्रकार का प्रदेश चला रहे हो, किस प्रकार का गृह मंत्रालय चला रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी की क्या मजबूरी है कि इनसे इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। इनकी जगह किसी जिम्मेदार नेता को गृह मंत्रालय का दायित्व दिया जाए तो बहुत उचित होगा, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी बयान भी रहे बस, बाकी गृह मंत्रालय के प्रति वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, सतर्कता के साथ नहीं कर रहे। चलिए इसका जवाब मैं लूंगा गिद्दिर जी, लेकिन रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा।
सर, चंबल की सियासत की यदि हम बात करते हैं तो चंबल बहुत अहम हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि भोपाल की गद्दी का रास्ता चंबल से होकर ही जाता है। ऐसे में गोविंद सिंह जो है, डॉक्टर गोविंद सिंह बड़ा चेहरा है चंबल के अंदर, नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें बनाया गया है। क्या यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर अब जो है गोविंद सिंह लगातार बने हुए हैं? और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की गई, सर क्या इसके प्रोटोकॉल में कहीं कोई कमी दिखाई दे रही? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार 2018 में अगर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उसके पीछे चंबल और ग्वालियर संभाग में कांग्रेस को मिली सीटें ही रही। 34 में से 28-27 सीटें उन्होंने जीती थी। उसका कारण ये था कि एक ये प्रचार हो गया था कि यदि कांग्रेस बहुमत में आई तो सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मोटे तौर पर अब सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस को चंबल ग्वालियर संभाग में कोई चेहरा चाहिए। निश्चित रूप से गोविंद सिंह एक कद्दावर नेता है और एक सक्षम नेता है, ये प्रभावशाली नेता है। तो कांग्रेस की बराबर ये कोशिश होगी कि चंबल संभाग में जो समर्थन कम हो रहा है सिंधिया जी के कारण, वो कहीं से कहीं पूरा हो, ये उनकी कोशिश होगी। इस वजह से उन्होंने गोविंद सिंह को नाम आगे किया है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था की आ रही है, यहाँ मुझे जो लग रहा है कि प्रोटोकॉल, निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाना चाहिए और प्रोटोकॉल के अनुसार ही सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन उसमें कमी क्या हुई कि जो बंदा गया वहां पर वो हथियार लेकर के नहीं गया और जो गाड़ी गई वो खराब गाड़ी थी। तो मोटे तौर पर ये दोनों चीजें जो हैं, जो भी इमीडिएट वहां पर, सबसे पहले तो वो ऐसा है नहीं कोई सरकार ने कह दिया होगा या डीजी ने कह दिया होगा या गृह मंत्री ने कह दिया होगा तुम गाड़ी खराब लेकर के जाओ या तुम हथियार लेकर के नहीं जाओ। ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की खामी है। ये उस व्यक्ति पर एक्शन होना चाहिए कि वो बिना हथियार लिए क्यों चला गया और क्या वो वाकई बिना हथियार लिए चला गया, और अगर गया तो क्यों चला गया। इसी तरीके से वो गाड़ी तो क्योंकि अब मशीनें अचानक खराब हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये बिल्कुल नॉन इशू है। ये नॉन इशू को इशू बनाना, मैं समझता हूँ ये बात दोनों राजनीतिक दलों को, मुझे तो ये ठीक नहीं लगती। भाई मान लीजिए गाड़ी खराब है, एक सिपाही एक बंदूक लेकर के नहीं गया, तो ये क्या मीडिया में इशू होना चाहिए? क्या ये इतना होना चाहिए कि दूसरी चीजें घट जाएं और इसी पर चर्चा हो? तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जनता के विकास के जो मुद्दे हैं, उनको आगे लाना चाहिए। और फिर गोविंद सिंह खुद, जैसे उन्होंने भी कहा, वो सक्षम नेता है। अगर सिपाही भी नहीं भी जाता तो भी उनको कुछ खरोच कोई दे नहीं सकता था। वो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ। तो सक्षम नेता है, तो नॉन इशू को इशू नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सक्षम है और वो खुद भी इस बात को कह चुके हैं, सरकार स्पष्ट कर दे, उन्हें जरूरत नहीं किसी की सुरक्षा की। लेकिन इसे जिस तरह से योगेश जी इशू बनाया जा रहा है, नॉन इशू है, ये सिस्टम की खामी है और यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल को या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम की खामी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि सरकार भी संज्ञान में ले और यहाँ पर जिम्मेदारों को फटकार लगाए। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया पहले मैं आपकी लूंगा, योगेश गुप्ता जी। देखिए, सिस्टम को ऑपरेट करने वाले कौन लोग हैं, सत्ताधारी दल कौन सा है, सिस्टम के मुखिया कौन है, तो ये देखने वाली बात है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 6 माह में जो लगातार घटनाक्रम हुआ है घटित, वहाँ चाहे भू माफिया का हो, चाहे रेत माफियाओं का हो, मतलब बेखौफ होकर अपराधों में जो वृद्धि हुई है, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये केंद्र शासित एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जब से गृह मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से मध्य प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है, भूमाफियाओं का बोलबाला है, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की मौतों के आंकड़े में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है, आदिवासियों के अत्याचार के मामले में वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से शिवराज सरकार को अपने गृह मंत्रालय की तरफ पूरी संवेदनशीलता के साथ नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो गृह मंत्री को बदलने की बहुत आवश्यकता इसलिए है कि वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां से खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं और बड़े बोलते हैं, ये पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव भूल गए, मात्र 2000 वोटों से जीते थे, ये बहुत मुश्किल जीते थे। आदरणीय रमेश शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर हमको 2018 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें मिली थी तो वो सिंधिया जी के कारण मिली थी। उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उदाहरण दूंगा। जो हमारी सरकार गिराने के बाद 28 उपचुनाव हुए थे, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग से 11 सीटें आती है और उसमें से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी के जाने के बाद जीती है।
और सिंधिया जी के कारण अगर 28 सीट हमें मिली थी तो क्या कारण था कि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्या कहना चाहिए सचिव से केपी यादव से चुनाव हार जाते हैं लाखों वोटों से। तो सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल संभाग में कोई प्रभुत्व नहीं है। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, जोश से ओतप्रोत है, क्योंकि सिंधिया जी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उठने नहीं दे रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य होता था मध्य प्रदेश की जमीन को कैसे हड़पा जाए, जिसको प्रमाणित बार बार किया है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कि 600 एकड़ से ज्यादा जमीन, सबसे बड़े भूमाफिया अगर ग्वालियर चंबल संभाग में कोई है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास उपलब्ध हैं, प्रभात झा जी के पास। सर ये बात कांग्रेस को जब समझ में आती है जब सिंधिया जी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो हमेशा आप साथ। तब से प्रभात झा जी उपेक्षित चल रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के 2 नेता और भी हैं जो बहुत तरीके से अपने आप बुरी तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जयवाल सिंह पवैया जी, अनूप मिश्रा जी कल ही भोपाल होकर रहे। तो ये इस प्रकार की गीतधीर जी देखने लायक दिलचस्प होगा 2023 का मिशन। देखते हैं किस किस को मोबिलाइज करेंगे, किसको समायोजित करेंगे। गीतधीर जी, गंभीर सवाल यही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक निकलकर सामने आई है, और जो रमेश शर्मा जी ने भी कहा, चलिए सरकार की खामी नहीं है, सिस्टम की खामी है, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। सरकार उन जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाए और तुरंत एक्शन इस पर सरकार को लेना चाहिए था। तो सवाल तो सरकार पर ही खड़े कहा था। हमारे माननीय कद्दावर नेता और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई सी चीज की उनको कहीं कमी लग रही है या उनको लग रहा है कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो रही है, चाहे वो सिपाही की बात कर रहे हो, चाहे वो कंडम वाहन की बात कर रहे हो, जो उनको लग रहा होगा वो उनको मुहैया करवाया जाएगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको भी स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कोई और नेता हो, सबसे पहले वो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। मध्य प्रदेश के नागरिक की जो सुरक्षा है उसकी चिंता में है। अब उसके ऊपर अगर वो बोल रहे हैं कि हम स्वयं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, आप लिखित में दे दीजिए कि हम स्वयं कर सकते हैं। ये बोल वचन किसको कर रहे हो? आपके पास इतनी बात है तो आप दमखम से बात करिए। आप बहुत दमदारी वाले क्षेत्र से आते हैं, आपको ऐसा लगता है बड़ी दमदारी है आपकी। तो बिल्कुल हमारी जो है सरकार के यहाँ पर जो है हम सेवक हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के हम जो लोग हैं, और यहाँ पर कोई गुंडाराज नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमिए, आपको जहाँ घूमना कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं, और आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर स्वयं उठा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बात करना और उसके ऊपर खड़े रहना दो चीजें होती हैं। तो कांग्रेस में हमेशा से अंतर देखा गया है कि इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और रहे। अभी जैसे कि मेरे बड़े भाई आदरणीय योगेश जी भी बात को कहीं से प्रभात जी तक के ले गए, कहीं से बलात्कार तक के ले आए। भाई साहब, आपके वरिष्ठ नेता का मुद्दा है, बात वहां हो रही है कि उनकी सुरक्षा के ऊपर हम चिंतित हैं। अगर वो चिंतित है तो हम भी चिंतित हैं, और हम तो बोल रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो हमसे अवगत करवाएं और हम उनकी समस्या का हल कर देते हैं। लेकिन आप तो कहीं आंकड़े गिनवा रहे हो। भाई साहब, कौन से आंकड़ों में हमने आपकी तो 15 महीने की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन निरंतर हम जो है हर तरीके से प्रदेश में, चाहे जीडीएसपी की बात कर लें, चाहे दूसरे हम अपराधों की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश में हर तरीके से जीतते चले आ रहे हैं। अपराध निरंतर कम हो रहे हैं और हमारी ग्रोथ जो है सब देख ही रहे हैं। वो पूरा हिंदुस्तान जो है उसका कायल है और उसकी कई बार प्रशंसा हो चुकी है। खैर, इन सब चीजों का विषय नहीं है। विषय केवल और केवल यह है कि सुरक्षा की जहां तक की बात आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी भी उनको ऐसा लगता है कि किसी दृष्टिकोण वश अगर कोई चीज चूक हो रही है कहीं से, अवगत करवाएं, लिखित रूप से बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है, मामला जैसे ही संज्ञान में आता है तो गृह मंत्री की तरफ से बयान भी आ जाता है कि वो जैसी चाहे वैसी सुरक्षा दे सकते हैं। कुछ योगेश जी आप कहना चाह रहे थे, आपके उसके बाद में रमेश शर्मा जी के पास आऊं। देखिए राजेश जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, जिस प्रदेश में सुरक्षा कर्मी सुरक्षित नहीं है, प्रशासनिक अमला सुरक्षित नहीं है, कई एडीएम, कई कलेक्टरों को धमकी दी गई है सरेआम। ग्वालियर चंबल संभाग वही की बात कर रहे हैं, वही विषय है मूल। भले ही मेरे मित्र पूरा छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह घूम आए, लेकिन अगर अपन यहाँ सवालिया निशान उठाते हैं तो उनको आपत्ति होती है। मध्य प्रदेश आज अपराधों के मामले में आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं पिछले 2 साल के, अगर आप उठा के देखेंगे। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे? मध्य प्रदेश अपराधों के मामले में नंबर 1 पर है। ये आपकी केंद्र शासित मोदी सरकार ने तमगा दिया है, मोदी जी की सरकार ने तमगा दिया। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपको आपका समय आप बोलिएगा। मेरा प्रश्न का जवाब दे दिया मैंने। केवल इतना जवाब दे दें, इतना उत्तर दे दें कि अपराधों के विषय में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है? करते हो, लेकिन मध्य प्रदेश का हर नागरिक आज अपने आदरणीय योगी जी केवल इतना उत्तर दें, चाहे भोपाल कौन से स्थान पर है मध्य प्रदेश? भोपाल शहर में हर 36 घंटे में एक बलात्कार की घटना हो जाती है,
इंदौर संभाग की बात करो, केवल मिथ्या आरोप है। आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करो, और मालवा जनता साइड की बहुत बात करो, अच्छे से कोई सा भी इसी ऐसा एक जानती है कि संभाग कांग्रेस नहीं केवल है और केवल जहां बदलाने का अपराधों काम में करती है, नियंत्रण जो भी हो रहा है। हो। आपके ग्वालियर चंबल संभाग की तो बहुत ही दयनीय दशा है, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कोई भी बयान देने से पहले कि मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वह अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो पुलिस वालों को मार देते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों को मार देते हैं। तो इन सब घटनाओं के मद्देनजर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी, और जो बात जायज है प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा अगर पिछले 1 महीने से नहीं मिली है तो बात कहने लायक थी। उन्होंने संबंधित मीडिया के समक्ष ये बयान दिया है और कोई बोल वचन नहीं बोले उन्होंने। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है तो वो सक्षम है अपनी सुरक्षा के लिए। ये उन्होंने एक बात कही है, नैतिक दायित्व है मध्य प्रदेश सरकार का, शिवराज सरकार का, नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा मुहैया कराए। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है और ये बात भी सरकार ने स्वीकार की है। रमेश शर्मा जी, लेकिन चंबल की यदि हम बात करते हैं और जिस तरह से आपने भी ये बताया कि बहुत अहम हो जाता है चंबल, लेकिन चंबल में जो देखने को मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ था और कद्दावर नेता कांग्रेस से थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब कांग्रेस का पूरा दाव डॉक्टर गोविंद सिंह पर है, तो क्या माना जाए कि सिंधिया जी की जो भरपाई है वो डॉक्टर गोविंद सिंह से हो सकती है? देखिए, अब मोटे तौर पर भविष्य में क्या होगा ये सारी चीजें तो अब भविष्य में पता चलेगी। और जो विधानसभा का चुनाव होगा 2023 का, उसी में सामने आएगा कि कांग्रेस का जो वोट का प्रतिशत वहां था वो कितना बढ़ता है, कितना घटता है, यथावत रहता है, ये तो उस समय आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां, खासतौर से भाजपा जो कोशिश कर रही है महाकौशल में जो उनका परसेंटेज कम हुआ था उसमें कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि चंबल और ग्वालियर संभाग में उसकी भरपाई हो सके, इसीलिए उन्होंने गोविंद सिंह जी का नाम आगे बढ़ाया है। तो मोटे तौर पर कितना नफा नुकसान होगा ये तो 2023 में पता चलेगा। फिर भी हमको इस बात का इंतजार करना चाहिए। और ये जो सुरक्षा का विषय है इसका कोई इशू नहीं है। गृह मंत्री ने भी कह दिया जैसा कह दो कि हम वैसा कर देंगे, और गोविंद सिंह जी ने भी कह दिया मैं खुद अपनी कर लूंगा। तो कोई विवाद और झगड़े की कोई विषय नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस बात पर तो फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। निश्चित रूप से गृह मंत्री ने खुद मामले का संज्ञान लिया है और जिस तरह से यहाँ पर खुद ये बात कही है कि गोविंद सिंह चाहें तो जिस तरह की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जा सकती है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय कद और पद को लेकर कई तरह की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, क्योंकि एक तरह का प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर आरोप सरकार पर लगाए थे। यही भी कहा था कि हमें जरूरत नहीं है किसी तरह की सरकार की सुरक्षा की, वो खुद आत्मनिर्भर है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जिस तरह से मामला संज्ञान में सरकार की तरफ से लिया गया, गृह मंत्री ने भी यह कहा कि गोविंद सिंह जिस तरह की सुरक्षा चाहे वैसी सुरक्षा हम उन्हें मुहैया करा सकते हैं। लेकिन जो सियासत इस समय देखने को मिल रही है, अब ये सियासत किस करवट जाकर बैठेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।